अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लो। जी जी पूछे। अवेलेबल फॉर यूज़ हो गया है, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है, कंप्लीट हो गया है, लेकिन तो फिर डेप्शन शुरू हो जाएगी। एक्टिव यूज पे नहीं ना देखनी। नहीं, अवेलेबल फॉर यूज़ हो गया था, लिखा था ऐसे था कि कंप्लीट होगी इंस्टॉलेशन। हाँ तो बस डेप्शन शुरू हो जाएगी। दूसरा मेथड, किस चीज़ का दूसरा मेथड, क्या पढ़ रहे हैं हम? गवर्नमेंट ग्रांट की अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूँ, और वो भी ग्रांट रिलेटेड टू एसेट। दूसरा तरीका ये है कि ग्रांट को एक अलहदा से डेफर्ड इनकम क्रिएट कर लेंगे, इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ डेफर्ड इनकम। अच्छा, डेफर्ड इनकम का लफ्ज यूज होता है डेफर्ड इनकम का ना, हाँ, डेफर्ड इनकम का वर्ड यूज होता है इसलिए कि अगर एक इनकम बननी है 2022 में। अच्छा, मैंने आपको ना 3 चैप्टर्स रिवाइज करवाने हैं इंट्रो के, बैड डेट्स, एक्रूअल प्रीपेमेंट्स और इन्वेंट्री, ये पढ़ाने हैं मैंने आपको। अभी फ़िलहाल जब तक काम चल रहा है तब तक चल रहा है, जिन टॉपिक्स में मुझे शदीद ज़रूरत पड़ेगी तब बताऊंगा वो। तो उनमें एक्रूअल प्री पेमेंट वाला चैप्टर जब पढ़ा लूँगा ना, ये बात आपको तब ज़्यादा बेहतर क्लियर होगी। अभी कोशिश करता हूँ करने की। अगर 2022 से रिलेटेड एक इनकम है, जैसे 2022 के यूज़ के लिए किराएदार से किराया लेना है कि वो 2022 में हमारी बिल्डिंग यूज़ करेगा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, तो वो जो किराया होगा 2022 के पीरियड में बिल्डिंग यूज़ करने का, उसको किस साल की इनकम स्टेटमेंट में इनकम आना चाहिए? 2022 में। क्यों? क्योंकि वो रिलेट ही 2022 से कर रहा है। हो सकता है कि उस किराएदार के पास बहुत पैसे हों और उसने कहा हो कि 2021 में ही मैं तुम्हें किराया दे देता हूँ, वो 2022 वाला 2021 में ही वो हमें सारा किराया दे दे जो 2022 की बिल्डिंग यूज़ करने का किराया। जैसे आप अभी कैफ में हैं और आप सारे पैसे सीफैब के भी जमा करा दें, लेकिन चले करा दिए। कॉलेज के लिए वो इनकम अभी नहीं होनी चाहिए, वो होनी चाहिए जब आपको सीफैब की सर्विस दे दी जाए। क्योंकि लॉजिकली या मैचिंग कॉन्सेप्ट एक चीज़ बताई मैंने आपको कि अगर 2022 में बिल्डिंग यूज़ करने का किराया है तो उसकी रेंट इनकम को आना भी 2022 में चाहिए। अगर कस्टमर ने 2021 में ही सारा कैश दे दिया तो कैश तो मिल रहा है, कैश डेबिट, अभी उसको इनकम कह देना चाहिए? नहीं, इसको कहते हैं कि ये पैसे मिल गए हैं, अभी इनकम नहीं बनी, एडवांस मिल गया है, तो इसको एक लायबिलिटी समझा जाता है। अच्छा, क्यों लायबिलिटी है ये, क्यों जिम्मेदारी है हमारी? कि अभी सर्विस देनी है। ये होती है डेफर्ड इनकम, कि पैसा मिल गया, अभी इनकम नहीं मान रहे, बाद में कभी मानेंगे, इसके लिए डेफर्ड इनकम का कॉन्सेप्ट है। तो ये मुराद है मेथड 2 से कि जो पैसा मिल गया है उसको भी फिलहाल हमने इनकम नहीं कहना फौरन, बाद में कभी कहेंगे, तो उसको डेफर्ड इनकम के तौर पे, एक लायबिलिटी के तौर पे उसको बुक्स में ले आएंगे। अच्छा, ग्रांट का मैंने अभी जो बिल्कुल अकाउंटिंग शुरू कर रहा था पिछली क्लास में, एक बेसिक लॉजिक बताई थी, उसी के ऊपर ये सारा टॉपिक बना हुआ है। बेसिक लॉजिक ये बताई थी कि ग्रांट जिस
मकसद के लिए मिली है, उन शराइत को पूरा करने के लिए ख़र्चा होगा। वो ख़र्चा जब जब जैसे जैसे एक्सपेंस बनेगा उसी से मैच कराने के लिए तब तब वैसे वैसे ग्रांट को इनकम बनना चाहिए। हम इस वक्त पढ़ रहे हैं ग्रांट रिलेटेड टू एसेट। तो ग्रांट क्यों मिल रही है? एक लॉन्ग टर्म एसेट ख़रीदने के लिए। एसेट ख़रीदेंगे तो ख़र्चा होगा। वो ख़र्चा एक्सपेंस कब कब बनेगा, कैसे कैसे बनेगा? हम प्लांट ख़रीदने के ऊपर ख़र्चा करेंगे, वो एक्सपेंस कब बनेगा? डेप्रिसिएशन के नाम से बनेगा, नहीं सेल नहीं। जब डेप्रिसिएट होगा तो एक्सपेंस बन जाएगा। देखें ग्रांट रिलेटेड टू एसेट क्या है? ग्रांट मिल रही है एक लॉन्ग टर्म एसेट लेने के लिए, प्लांट लेने के लिए ग्रांट मिल गई, तो प्लांट का खर्चा है ना, उस खर्चे ने एक्सपेंस कब बनना है? डेप्रिसिएशन के नाम से बनना है। अचानक किसी एक साल में सारा का सारा, फिर ओवर यूजफुल लाइफ ना। तो जब वो खर्चा एक्सपेंस बनेगा जो कि डेप्रिसिएशन के नाम से बन रहा होगा, तब तब हम इसको तोड़ तोड़ के इनकम बनाते जाएंगे ताकि मैचिंग हो सके। तो जब ग्रांट मिलेगी उसको एक डेफर्ड इनकम के तौर पे रिकॉर्ड किया जाएगा और फिर इसको इनकम बनाते रहेंगे। जब पैसा मिलेगा तो कैश डेबिट, लेकिन उस वक्त उस सारे को इनकम नहीं कहेंगे, उसको डेफर्ड इनकम के नाम से, या ज़रूरी नहीं कि हम नाम डेफर्ड इनकम लें, उसको डेफर्ड इनकम के तौर पे एक लायबिलिटी बना लेंगे। फिर उस लायबिलिटी को हर साल यानी ओवर द पीरियड इनकम में ट्रांसफ़र करते रहेंगे, इनकम बनाते रहेंगे। और इस सब के पीछे लॉजिक ये होगी कि वो मैच कर सके किससे? जब जब रिलेटेड एसेट डेप्रिशिएट हो रहा होगा तब तब उसी मेथड से ये इनकम बनती जा रही होगी। वो मैं आपको फिर सवालों से सिखाता हूँ। असल में जिस खर्चे के लिए, अच्छा सवाल ये पूछा है, सवाल अच्छा है, सवाल ये पूछा है कि मैचिंग सिर्फ डेप्रिसिएशन से करनी है, उस प्लांट की मेंटेनेंस भी तो होगी। तो फिर तो बात यह है कि वो पैसे हमें किस लिए मिले थे? प्लांट खरीदने के कि मेंटेन करने के? खरीदने के। तो जिस खर्चे की सपोर्ट मिली थी वो खर्चा जब एक्सपेंस बनेगा उससे मैच कराना जाके। तो पैसे प्लांट खरीदने के मिले थे और प्लांट खरीदने का मतलब है कॉस्ट ऑफ प्लांट, तो वो कब एक्सपेंस बनेगा? डेप्रिसिएशन के मेंटेनेंस? डेप्रिसिएशन, इसलिए डेप्रिसिएशन से मैच कराना है। सवाल लिखें। पिछले मेथड से कितने सवाल किए? तो उनमें से पहला वाला इस मेथड से करते हैं। हम कोई तार जोड़ लें, कोई लोकेशन डाल लें कि मैं किस सवाल की बात कर रहा हूँ। इससे पहले जो पिछली क्लास में 3 सवाल किए, उनमें से पहला वाला इस मेथड से करने लगा हूँ। फर्स्ट जनवरी कब है? 17। प्लांट खरीदेंगे तो प्लांट डेबिट और कैश क्रेडिट कितने का था? 400 का। ये प्लांट हो गया परचेज। दूसरी एंट्री क्या थी? ग्रांट रिसीव हुई थी तो कैश डेबिट, और तब क्या किया था? प्लांट क्रेडिट। अब इस मेथड 2 में प्लांट नहीं क्रेडिट करना, हमने एक लायबिलिटी बना लेनी है और उस लायबिलिटी का नाम गवर्नमेंट ग्रांट रख लेंगे। बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं। गवर्नमेंट ग्रांट, हमें पता है कि ये लायबिलिटी, पेपर मार्कर को भी पता है कि लायबिलिटी है। इस नाम से, जैसे प्लांट है
तो ये प्लांट क्या पौधा है? प्लांट पता है ना एसेट है, तो मैंने तो नहीं लिखा प्लांट एसेट, लेकिन पता है कि ये एसेट है। इसी तरह से ये लायबिलिटी है, तो गवर्नमेंट ग्रांट नाम की एक लायबिलिटी क्रिएट कर ली। कितने? 240। ये ग्रांट हो गई रिसीव। अच्छा, अब चूंकि प्लांट डेबिट 400 से ही है और बस 400 से ही है, इससे हमने प्लांट को कुछ क्रेडिट नहीं किया, तो अब ईयर एंड पे दो काम हुआ करेंगे। एक तो डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, $400 डिवाइडेड बाय 4, 100। अब क्यों 100 आ गया? पहले तो 40 आ रहा था, क्योंकि तब हमने प्लांट को ही कम कर दिया था। प्लांट को कम नहीं किया, प्लांट पूरा है। अब हर साल एक तो डेप्रिसिएशन की एंट्री होगी, और जिस मेथड से हो रही है उसी मेथड से, ताकि प्रॉपर मैचिंग हो सके, उसी मेथड से इसको हम इनकम बनाते जाएंगे। तो ये डिवाइडेड बाय 4 करके हो रहा है, ये भी डिवाइडेड बाय 4 होगा। तो 31 दिसंबर 17, इस लायबिलिटी को अब इनकम बना रहे हैं। कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी लायबिलिटी? जब पैसे मिले थे उसको लायबिलिटी कह दिया। अब इसमें से थोड़ी थोड़ी अमाउंट तोड़ के इनकम बनाते जानी है, तो लायबिलिटी कम हो जाएगी ना। कम हो तो डेबिट क्रेडिट? डेबिट। तो गवर्नमेंट ग्रांट हो जाएगी डेबिट, और ग्रांट इनकम नाम की एक इनकम क्रेडिट हो जाएगी। और इसकी अमाउंट कैसे निकलेगी? 240 डिवाइडेड बाय 4, 60। ये ग्रांट इनकम बन गई। जो पहला मेथड था उसमें एक्सपेंस ही 40 जा रहा था, इस मेथड में क्या हो रहा है? एक्सपेंस 100 और इनकम 60, यानी नेट प्रॉफिट पे असर एक जैसा पड़ रहा है। उसमें नेट 40 एक्सपेंस जा रहा था, इसमें एक्सपेंस 100 है और इनकम 60 है, तो इफेक्टिवली तो प्रॉफिट पे 40 का इफेक्ट पड़ रहा है ना। तो ये बस प्रेजेंटेशन के अलग मेथड है, वरना एंड रिजल्ट सेम बन रहा है। और इसी तरह से 18 और 19 और 20 वो भी कर लें एंट्रीज जी। नहीं नहीं, डेप्रिसिएशन 100 है क्योंकि प्लांट 400 का है। लेकिन हमने तो उसको रिड्यूस कर दिया ना उसकी प्राइस में। नहीं किया ना यार, वो तो मेथड 1 था। मेथड 1 में प्लांट क्रेडिट किया था, अब नहीं किया है। मतलब कि अब साथ-साथ हम मैच करके एक्सपेंस पे नहीं जा रहे हैं। देखें, दाल चावल खा रहे हैं, ठीक है, एक है कि दाल चावल मिक्स करके रख लें और अब उसमें से चम्मच निकाल के खाएं। एक है कि दाल अलग है, चावल अलग है, दोनों चम्मच उठाएं और दोनों ही मुंह में इस तरह डालें। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसमें हमने अलहदा ग्रांट को अलग रख लिया, प्लांट को पूरा 400 अलग रख लिया। अब ये डेप्रिसिएशन बनती जाएगी, ये इनकम बनती जाएगी। लेकिन इसका डेप्रिसिएशन से तो नहीं ना क्रिएट हो रहा है बेटे। एक्सपेंस देखो, नेट प्रॉफिट पे तो अल्टीमेटली रिजल्ट वही आ गया ना। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 100 बना, ग्रांट इनकम 60 बनी, तो नेट प्रॉफिट पे तो 40 का ही फर्क पड़ा ना। 18, 19 और 20 वाली भी यही दो एंट्रीज कर लें, ये दोनों सेम होती जाएंगी।
क्या जी? डेफर्ड का मतलब होता है जो कोई एक चीज़ को पेंडिंग कर दिया हो। डेफर्ड का मतलब तो किसी चीज़ को पेंडिंग करना है। लेकिन ये जो सारा काम हो रहा है ये मेनली हाँ एक्रूअल कॉन्सेप्ट वाला ही हो रहा है। 2018 और 2019 और 2020 सेम दो एंट्रीज रिपीट होती जाएंगी। इसकी जगह या इसकी जगह गवर्नमेंट ग्रांट की जगह डेफर्ड इनकम क्रेडिट कर दें इन इसका नाम डेफर्ड इनकम रख लें। लेकिन डेफर्ड इनकम से पता नहीं चलेगा ना कि ग्रांट की बात हो रही है। डेफर्ड इनकम और भी हो सकती हैं, जैसे प्लांट की जगह एसेट डेबिट कर लूँ तो मीनिंग नहीं सही पता चलेगा ना, इसलिए गवर्नमेंट ग्रांट। जल्दी भाई। नोटेड। अच्छा, दूसरा सवाल जो इससे पहले दूसरा किया था, अगर वो इस मेथड से करें तो क्या फ़र्क पड़ेगा? हाँ जी, जो पहले दूसरा किया था अगर वो दूसरा इस मेथड से हो तो क्या फ़र्क पड़ेगा? 1 जनवरी को कैश की जगह ग्रांट रिसीवेबल आ जाएगा, बाकी सब ऐसे ही रहेगा। और 28 फरवरी को कैश डेबिट ग्रांट रिसीवेबल क्रेडिट, तो उसको तो दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तीसरा अगर इस मेथड से करें तो। अच्छा, ये जो मैं सेकंड ज़बानी बोल रहा हूँ और थर्ड भी ज़बानी ही बोल दूंगा। अगर आपको लगे कि ये तो बहुत आसान सी बात है तो ना लिखें, लेकिन अगर किसी को भी लगता हो कि नहीं मुश्किल हो लग रही है उसको, तो वो फिर लिख लेना, मैं रुक भी जाऊँगा। सेकंड क्वेश्चन मैंने कहा कि अगर इस मेथड से होता, पहली एंट्री यही रहेगी, दूसरी एंट्री में कैश डेबिट गवर्नमेंट ग्रांट क्रेडिट की जगह ग्रांट रिसीवेबल डेबिट और गवर्नमेंट ग्रांट क्रेडिट हो जाएगा, और फिर 28 फरवरी को कैश डेबिट और ग्रांट रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा, बाकी ये वही रहेंगी। अगर ये है किसी को ज़रूरत लिखने की तो लिख ले, फिर मैं तीसरे की बात कर लेता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। पहली एंट्री तो यही है, दूसरी एंट्री कैश डेबिट की जगह ग्रांट रिसीवेबल डेबिट आ जाएगा और ये ऐसे ही रहेगा, और 28 फरवरी को एंट्री हो जाएगी कैश डेबिट ग्रांट रिसीवेबल क्रेडिट, बाकी सब ऐसे ही चलेगा। जी जी, मतलब डेफर्ड इनकम ऐसे है कि मतलब कि अगर कोई पता किसके बाद आके कहता है कि तुमने मेरा ये काम करना है, तुम्हें इतने पैसे रख लो और तुमने मेरा वो काम करना है, तो वो काम जिसमें साथ करता जाएगा तो उसमें से वो इनकम बनाता जाएगा। एडवांस फ्रॉम कस्टमर की बात समझ आएगी कि एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्या है? एक कस्टमर को गुड्स बेचनी है तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्या समझ आता है? एडवांस फ्रॉम कि उस कस्टमर ने हमें पैसे दे दिए, अब हमें वो एडवांस मिल गया, तो हम इसको एडवांस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि काम से पहले मिल गया और अभी हमारी जिम्मेदारी क्या है कि हमने उसको गुड्स देनी है ना। तो ये जो एडवांस इनकम है, इट्स अ टाइप ऑफ डेफर्ड इनकम, क्योंकि जब चीज़ें बेच देंगे तो वो सेल्स होंगी, वो इनकम होगी, लेकिन अभी पैसे मिल गए, अभी हम उसको सेल्स नहीं कह सकते।
तो वो पैसे मिल जाना हमारे लिए एक डेफर्ड इनकम है। तीसरा सवाल, दूसरा डन, क्या भी डूइंग 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 चले। ग्रांट रिसीवेबल डेबिट, गवर्नमेंट ग्रांट क्रेडिट, इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है? ग्रांट रिकग्नाइज्ड, वो तो ऐसे ही है। तीसरा सवाल, तीसरा सवाल अगर इस मेथड से करें तो, तीसरा वाला सवाल इस मेथड से करें तो पहली एंट्री ये रहेगी, फिर 1 अप्रैल 17 को कैश डेबिट गवर्नमेंट ग्रांट क्रेडिट, यानी सिर्फ ये अप्रैल हो जाएगा। इधर क्या करें, इसको 9 महीने की इनकम बनाए। 1 अप्रैल से ये सारा कुछ यही होगा, बस ये 1 जनवरी की बजाय 1 अप्रैल को हो जाएगी। अब ये 1 अप्रैल को ग्रांट मिली है, तो 31 दिसंबर पे आके क्या हम इसमें से अभी सिर्फ 9 महीने की इनकम बनाए, या अभी भी ऐसे ही रहेगा? अभी भी ऐसे ही रहेगा, क्योंकि मिल तो गई ना ग्रांट, और मकसद है डेप्रिसिएशन से मैच करना। अगर डेप्रिसिएशन पूरे साल की हो रही है तो ये भी पूरे साल की ही होगी। रिपीट कर रहा हूं, अगर यही क्वेश्चन 3 जो पहली क्लास में किया था वो इस मेथड से करते तो सिर्फ और सिर्फ ये 1 अप्रैल हो जाएगा, बाकी सब ऐसे ही रहेगा। बेशक ग्रांट अप्रैल में मिल रही है, यानी आप कहें कि जी अप्रैल में तो मिल रही है, तो 31 दिसंबर 17 तक तो पूरा साल नहीं हुआ, तो इसको हमने इस मिलने की डेट से नहीं इनकम बनाना। चाहे नवंबर में मिल रही होती, मिल तो गई ना, तो इसको मैच कराना है डेप्रिसिएशन के साथ। तो इसलिए डेप्रिसिएशन अगर पूरे साल की चार्ज हो रही है तो ये भी पूरे साल की ऐसे ही इनकम बनेगी। तो इसलिए क्वेश्चन 3 अगर इस दूसरे मेथड से करें तो सिर्फ इसकी डेट चेंज है, बाकी सब सेम है। चलें, ये हो गया स्ट्रेट लाइन का सवाल। अब एक आर्स मेथड का भी करते हैं। रेडियसिंग में भी आ सकता है और मुश्किल हो जाएगा। हाँ जी, नोटेड यहाँ तक। चलें देखें सवाल, अब मैं इसको आर्स मेथड से कराता हूँ। ऑन 1 जनवरी 18, ऑन 1 जनवरी 18 अच्छा, पहले तो मैं इनको 1 2 3 और 1 2 3 कह रहा था ना, क्योंकि सेम मैच कराने थे। अब कोई जरूरत नहीं 4 कहने की, बस क्वेश्चन है। On 1 January 18, a plant was purchased for 220 million, 220 मिलियन, 220 मिलियन रुपए का प्लांट खरीदा है। रिलेटेड ग्रांट
was approved and received on 1st July 18. Related grant was approved and received on 1st July 18. Useful life, 50,000 hours, 50,000 hours. Plant was used as follows. अरे मैंने ग्रांट की अमाउंट ही नहीं बताई, मुझे लगता है नहीं बताई ना. रिलेटेड ग्रांट ऑफ 150 मिलियन, 150 मिलियन. ग्रांट की अमाउंट 150 थी. रिलेटेड ग्रांट ऑफ 150 मिलियन वॉज अप्रूव्ड एंड रिसीव्ड ऑन 1st जुलाई 18. अच्छा जी, क्या कहा आगे? प्लांट वॉज यूज्ड एज फॉलोज. क्या ग्रांट 150 मिलियन. प्लांट था 220 मिलियन का, 220 मिलियन, और ग्रांट 150 मिलियन है. प्लांट वॉज यूज्ड एज फॉलोज. 2018 में 4500 आवर्स. 2019 में 7400 आवर्स, 7400. और 2020 में 5100, 5100. A secondary condition of the grant is not to sell the plant before 3 years. 3 साल से पहले प्लांट बेच नहीं सकते. अच्छा, मैं अभी आपको रीपेमेंट तो नहीं पढ़ा रहा, लेकिन मतलब पढ़ाऊँगा, अभी आज नहीं है, कल में बारी आएगी. रीपेमेंट जब आएगी तो आएगी. अभी वैसे ज़बानी बता रहा हूँ. हो सकता है गवर्नमेंट कहे कि अगर 3 साल से पहले बेचा तो वापस निकालो पैसे. इसको रीपेमेंट कहते हैं. तो गवर्नमेंट ने कहा है 3 साल तक आपके पास प्लांट रहना चाहिए, प्लांट नहीं बेचना. चलें, बस रिक्वायर्ड है आपसे तीनों ईयर्स की एंट्रीज, 18, 19, 20 तीनों ईयर्स की एंट्रीज. इफ 2018, 19, 20 तीनों ईयर्स की एंट्रीज. इफ पार्ट ए, grant is deducted from the cost of asset, or part B, grant is treated as deferred income. तो सेम सवाल दोनों मेथड से कर रहे हैं. करें. परचेज 1 जनवरी का है. मैंने अकाउंटिंग ईयर जनवरी से दिसंबर. अकाउंटिंग ईयर जनवरी से दिसंबर.
छोटा सा सवाल है यार। फर्स्ट जनवरी 18 प्लान डेबिट कैश क्रेडिट 220। फर्स्ट जुलाई 18 कैश डेबिट प्लान क्रेडिट 150। 31 दिसंबर 18 डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अब प्लांट डेप्रिशिएट होने के लिए बचा ही 70 है, तो 70 डिवाइडेड बाय 50,000 45 6.3। 31 दिसंबर 19 डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 70 इंटू 7400 डिवाइडेड बाई 50,000 10.36। और लास्ट 31 दिसंबर 20 डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 70 इंटू 5100 डिवाइडेड बाई 50,000 7.14। ये है जी पहला। इसमें कोई एतराज़ परेशानी मुश्किल कमाल हो गए। कैश डेबिट प्लांट ओहो प्लान डेबिट कैश क्रेडिट 220 1 जनवरी 18 और 1 जुलाई 18 कैश डेबिट गवर्नमेंट ग्रांट क्रेडिट 150। जी प्लांट सही है। अच्छा भाई सवाल ये है कि एसेट क्रेडिट कब करते हैं, जब वो बढ़ रहा होता है कि कम हो रहा होता है? कम हो रहा होता है। पहली एंट्री में प्लांट डेबिट किया क्योंकि हमें 220 का एक प्लांट ख़रीदने में कॉस्ट किया 220, लेकिन जब पैसे मिल गए तो वो जो प्लांट हमें 220 का कॉस्ट किया था, पैसे मिल जाने से हमें प्लांट अब इफेक्टिवली कम कॉस्ट करेगा ना। यानी पैसे मिल जाना ऐसे ही है जैसे हमारा खर्चा रिकवर हो गया। तो जो प्लांट हमने 220 का बनाया हुआ था उसको कम नहीं करना चाहिए। हमारा खर्चा रिकवर हो गया तो हमें अब वो सस्ता पड़ रहा है। तो जो 220 प्लांट में डेबिट कर लिए थे तो अब हमें वो इफेक्टिवली 70 का पड़ रहा है ना। तो 70 तभी होगा ना जब प्लांट क्रेडिट होगा। तो इसलिए प्लांट क्रेडिट कर लिया क्योंकि हमने अपनी कॉस्ट को कम करना है। 31 दिसंबर 18 को ग्रांट को इनकम बनाना है मैच करने के लिए, तो फिर जिस मेथड से जैसे जैसे डेप्रिसिएशन चार्ज होगी वैसे वैसे ग्रांट इनकम बनेगी। अच्छा, ये जो मैंने एक पॉइंट लिखवाया था ना कि अगर ग्रांट अगर 3 साल से पहले एसेट को बेच दिया तो ग्रांट वापस करनी पड़ सकती है, गवर्नमेंट वाले बुरा मान जाएंगे। तो इससे बाद का स्टूडेंट्स को शक पड़ता है कि इसका मतलब है कि इस ग्रांट को हमें 3 साल में बस इनकम बना लेना चाहिए। ये बात दोबारा, गवर्नमेंट ने कहा कि पैसे ले लो, लेकिन 3 साल तक अगर प्लांट इस्तेमाल ना किया तो फिर पैसे हमारे वापस कर देना।
तो इससे ये शक पड़ता है कि बस 3 साल की कैद है, अगर उसके बाद हम प्लांट को बेच दें तो फिर भी पैसे वापस करने पड़ेंगे, हैं? नहीं ना, यानी फिर हमारे तो एक शक ये पड़ता है कि चूंकि 3 साल की बस कैद है तो उसको 3 साल में इनकम फैला लें। किसी को नहीं दिल में आई ये बात? कोई शैतान ने बस पता नहीं डाला, कुछ नहीं है? सर पिछले सेशन में एक क्वेश्चन किया था तो उसको 4 साल दी हुई थी इनकम के लिए, तो हमने पहले 4 साल पे किया, फिर बाद में सर ने कहा कि नहीं मैचिंग कॉस्ट के तहत हम इसे जिस तरह डेप्रिशिएट करेंगे उसी तरह करेंगे। हाँ तो डेप्रिसिएशन नहीं करनी है ना। पिछले सेशन की बात कर रहे हैं कि तब हमने 4 पे डिवाइड किया था, 4 साल की इनकम दी हुई थी, मतलब कि 4 साल के लिए इनकम दी हुई थी गवर्नमेंट ग्रांट, 4 साल बाद हमने उसे अगर कंडीशंस पूरी नहीं होती तो रीपेमेंट करनी है, तो हमने उसे 4 पे यानी डिवाइड करके रीपेमेंट 4 साल तक की कैद थी बस। यस सर, तो हमने उसे 4 साल पे डिवाइड किया था कि इनकम बनाने के लिए। अच्छा, तो फिर सर ने कहा कि नहीं हम इसे यूँ नहीं करेंगे। नहीं तो कहाँ का क्वेश्चन था वो? डेप्रिसिएशन नहीं समझ रहा। नहीं वो क्वेश्चन कहाँ का था, कहाँ से देखा था वो क्वेश्चन? सर मैं शिराज से पढ़ा था, उन्होंने पहले होल्ड करवाया था। अच्छा, ठीक है। मैंने खुद का ही बनाया हुआ सवाल था। अच्छा ठीक। तो उससे शक पड़ता है कुछ लोगों को कि शायद अगर 3 साल की कैद है तो बस 3 साल पे इनकम फैला लें, तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ग्रांट का मैंने आपको बेसिक लॉजिक ही ये बताया है कि इसको इनकम कब कैसे बनाएं, ताकि जिस खर्चे की सपोर्ट के लिए मिली है, जब जैसे जैसे वो खर्चा एक्सपेंस बनेगा तब वैसे वैसे ये इनकम बनेगी। मकसद है रिलेटेड खर्चे से मैच होना, बस ये सारी अकाउंटिंग के पीछे लॉजिक है। तो क्या एसेट बस 3 साल में डेप्रिशिएट कर लेंगे हम? नहीं, तो इसलिए जितना जैसे जैसे एसेट डेप्रिशिएट होगा उसी मेथड से ये 150 इनकम बनेगा। तो यही वाला फार्मूला अब हम 2 दफ़ा लगाएंगे, यानी एक दफ़ा हम 31 दिसंबर पे डेप्रिसिएशन की एंट्री करेंगे। अच्छा अब की बात ये इधर मेथड इधर वाला, अब प्लांट कितना कॉस्ट किया है 220, तो अब वो डेप्रिसिएशन 220 पे कैलकुलेट होगी। 4550 था 19.8 और फिर गवर्नमेंट ग्रांट को इनकम बनाने की एंट्री होगी इसी मेथड से, गवर्नमेंट ग्रांट डेबिट और ग्रांट इनकम क्रेडिट। 150 के साथ यही शुरू होगा। 13.5। अच्छा, अब जो मैंने पहले पिछले सवाल में एक बात बताई थी, ये एक डिफरेंट प्रेजेंटेशन का मेथड है, लेकिन एंड रिजल्ट देखें, 18 में एक्सपेंस कितना चार्ज हो रहा है 6.3, इसमें एक्सपेंस 19.8 जा रहा है और इनकम नेट प्रॉफिट पे इफेक्ट क्या बनेगा 6.3। ये एक्सपेंस ये इनकम, तो नेट रिजल्ट तो प्रॉफिट पे 6.3 बन रहा है ना, तो इसलिए बस प्रेजेंटेशन का फर्क है, एंड ऑब्जेक्टिव दोनों मेथड्स का एक ही है, मैचिंग होनी चाहिए। और इसी तरीके से जी आगे है और है आपने काउंटिंग करा लेना, तो मतलब कि आप अक्सर काउंटिंग लास्ट पे कराते, तो मुझे लगा शायद इतना ही है बस। अकाउंटिंग लास्ट पे कराता हूँ। यस सर। मतलब कि देखो, हम पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग, तो किसी भी टॉपिक के एंड पे अकाउंटिंग ही हो रही होगी। और 31 दिसंबर 19 पे डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, $220, 7400, 50,000, 32.56।
और इसी फार्मूले से गवर्नमेंट ग्रांट डेबिट, ग्रांट इनकम क्रेडिट, $150 इंटू 7400, 50,000, पता नहीं यार क्या चक्कर है ये ग्रीन में कोई है बात। क्या बना 22.20। अच्छा ये ज़रूरी नहीं कि आप हर दफ़े इसको चेक ही करें, ऐसी बस टैली कराने के लिए बता रहा हूँ। इस मेथड में ये एक्सपेंस जा रहा है, ये इनकम जा रही है, नेट क्या बना। तो बस ये दो अलग अलग प्रेजेंटेशन के मेथड्स हैं। और इसी तरह 2020 में डेप्रिसिएशन डेबिट, accumulated depreciation 220 इंटू 5100, 50,000, 22.44, और गवर्नमेंट ग्रांट डेबिट, ग्रांट इनकम क्रेडिट 150 इंटू 5100 ओवर 50,000, 15.30। वन पॉइंट वन क्या है, क्या पढ़ा रहा हूँ 1.1 कैश ग्रांट। अभी 1.2 पे जाने से पहले 1.1 ही से रिलेटेड एक नोट लिख लें, यानी 1.1 की हेडिंग में ही हूं मैं, कैश ग्रांट में ही हूं, एक नोट लिख लें। जब पेजेस पलट के तरह देखें हम हेडिंग्स कहाँ कहाँ चल रहे हैं। मैंने अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट पढ़ानी शुरू,
जिसपे मैंने नंबर 1 लिखा ग्रांट रिलेटेड टू एसेट्स। फिर उसको आगे मजीद हिस्सों में बांटा, मैंने 1.1 लिखा कैश ग्रांट, कि अगर कैश मिल रहा है तो क्या, और ये सारी उसी की डिस्कशन चल रही थी। अब इसी में ही हूँ मैं, और एक नोट लिखिए, लिखवाता हूँ, अंग्रेज़ी पहले समझा दूँ। अगर ग्रांट मिल रही है लैंड ख़रीदने के लिए, अगर ग्रांट लैंड ख़रीदने के लिए मिल रही है, तो लैंड के साथ कैसे मैच कराएंगे? वो तो डेप्रिशिएट ही नहीं होती, तो फिर ये काम कैसे करेंगे? मैंने कहा कि अगर लैंड से रिलेटेड ग्रांट मिली है कि लैंड ख़रीदनी है और ये वाला तरीका हुआ, तो फिर तो मसला कोई नहीं है। लैंड डेबिट कैश क्रेडिट, क्या है डेबिट लैंड क्रेडिट। लेकिन अगर ये वाला तरीका बिजनेस ने फॉलो किया तो लैंड ने तो डेप्रिशिएट नहीं होना, तो फिर ग्रांट इसका मतलब कभी इनकम भी नहीं बनेगी, है? ये वाला मेथड ही नहीं होगा। हाँ जी, बननी चाहिए। बताया होगा कि मतलब कितनी देर के लिए है, मतलब इनकम बताइए होगी कितनी देर के लिए दी गई है, फिर नहीं, लैंड खरीदें, ऐश करो। हाँ जी, अरे तो मैं और मेथड की तो बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये प्लांट तो डेप्रिशिएट हो रहा था, तो फिर ग्रांट भी इनकम बन रही थी। अगर ये प्लांट नहीं लैंड होती तो फिर कुछ ना करते, फौरन इनकम बना लेते। अगर बिजनेस को लैंड के लिए पैसे मिलेंगे तो वो बिजनेस ये तरीका नहीं चलाएगा, ये तरीका नहीं चलाएगा। वो बिजनेस क्या करेगा कि लैंड के लिए अगर पैसे मिले होंगे तो गवर्नमेंट ने ये थोड़ी कहा होगा पर लैंड खरीदो जाओ मौजें करो। गवर्नमेंट ने लैंड किसी और शर्त के लिए दी होगी। गवर्नमेंट ने कहा होगा ये पैसे लैंड खरीदने के लिए हैं और उस लैंड पे आप स्कूल बनाएंगे, या कम से कम उस लैंड पे आपने कम से कम 10 साल तक जो आपके वर्कर्स फैक्ट्री में आने, क्योंकि अभी इस वक्त प्रमोट करना है उस इलाके में एम्प्लॉयमेंट को, कम से कम आपने 10 साल तक वहाँ पर आर्जी वो रिहाइश के अकोमोडेशन बंदोबस्त करना है और एम्प्लॉयज़ को वहाँ रखना है, इसलिए लैंड दे रहे हैं आपको। तो लैंड बगैर किसी शर्त के नहीं मिल रही होगी। अब उसमें यह होगा, अंग्रेज़ी लिखवाता हूँ, कि वो जो शर्त होगी उस शर्त के लिए जो खर्चा होता होगा वो खर्चा जब एक्सपेंस बनेगा तो उसके साथ मैचिंग होगी। अगर लैंड के लिए ग्रांट मिल रही है, लिखवाता हूँ अंग्रेजी, अगर लैंड के लिए ग्रांट मिल रही है तो लैंड ने तो डेप्रिशिएट नहीं होना, इसलिए लैंड से कैसे मैच करें? तो उसके लिए फिर लैंड के साथ कोई ना कोई और शर्त होगी, उस कोई ना कोई और शर्त के लिए कोई खर्चा होगा। जैसे मैंने मिसाल दी कि यहाँ पर स्कूल बनाना है, तो अब वो स्कूल की भी तो कोई बिल्डिंग बनेगी, वो बिल्डिंग भी तो डेप्रिशिएट होगी, तो फिर उस ग्रांट की इनकम को उस बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन से मैच कराएंगे। ग्रांट बिल्डिंग के लिए नहीं मिली है, ग्रांट किसके लिए मिली है? लैंड के लिए। लेकिन अब उसको किसी से तो मैच कराना है, तो उस लैंड पे जो और साथ शर्त है, उस शर्त में जब एक्सपेंस बन रहा है तो ग्रांट को साथ इनकम बनाएंगे। तो इसलिए वो पहले वाला तरीका फिर मीनिंगलेस हो जाएगा, फिर तरीका ही ये दूसरा वाला लग रहा होगा। तो इसके लिए अंग्रेजी लिखें, अच्छा चले पहले मैं दूसरे की अंग्रेजी लिखवा दूं, यानी पहले अंग्रेजी लिखवा दूं फिर दोबारा बात बताता हूँ। अंग्रेजी
चलें लिखें, कैश ग्रांट related to a non-depreciable land may also require the fulfillment of certain obligations in this case grant shall be recognized as deferred income and transferred to income over the period to match against the cost of meeting those obligations. Repeat कर रहा हूँ. In such case, the grant shall be recognized as deferred income and transferred to income over the period to match against the cost of meeting those obligations. यानी अगर लैंड के लिए ग्रांट मिली है और साथ कुछ और जिम्मेदारियां भी हैं, तो जब वो जिम्मेदारियों पे खर्चा होगा उस खर्चे से मैच करके इनकम बनाएंगे. और इसकी मिसाल जो मैंने बताई थी कि एक लैंड है और वो इस शर्त मिली है कि वहाँ एक बिल्डिंग बनानी है, तो फिर वो बिल्डिंग की डेप्शन के साथ मैच होगी गवर्नमेंट ग्रांट. ये मिसाल भी लिख लेना. लैंड मिली है क्योंकि वहाँ पर एक बिल्डिंग बनानी है, तो फिर उस बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन से मैच होगी ग्रांट इनकम. क्या जी? अब एक्सपेंस भी आएंगे ना? नहीं, लैंड का एक्सपेंस कोई नहीं होगा, लेकिन उस बिल्डिंग की डेप्शन होनी लग जाएगी ना, तो फिर उससे जाके मैच होगी ये ग्रांट. यानी इसी की बात कर लें, ये ग्रांट इस सवाल में प्लांट के लिए मिली थी, अब मैं कह रहा हूँ कि ग्रांट लैंड के लिए मिल रही है, लेकिन शर्त है कि उस लैंड पे बिल्डिंग बनानी है. तो अब जैसे जैसे बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन जिस मेथड से होगी उसी मेथड से फिर इस ग्रांट को इनकम बनाएंगे. लेकिन बिल्डिंग में अगर अदर देन डेप्रिसिएशन कोई और एक्सपेंस हो रहा होगा तो सर वो भी तो फिर इसमें नहीं, क्योंकि बिल्डिंग बनाना वहाँ मकसद था, इसलिए बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन के साथ. क्या? अच्छा, ये जो दो मेथड है ना, ये बस प्रेजेंटेशन के दो मेथड हैं. एंड रिजल्ट दोनों का सेम रहना है, जो मैं भी बता भी रहा था. अभी इस वक्त जो मैंने बात बताई, इसमें ओवर द पीरियड ग्रांट ने इनकम बनना है ना, यानी P&L को अफेक्ट करेगी. अगर ये वाला मेथड यूज़ हो गया तो इसमें तो अफेक्ट ही नहीं करेगी. हमने तो लैंड में ही नेट कर दिया उसको, तो फिर तो इनकम ही नहीं बन सकेगी.
मैचिंग ही नहीं हो सकेगी, इसलिए यही मेथड यूज होगा ताकि मैचिंग हो सके, क्योंकि ऑब्जेक्टिव मैचिंग करना है। वन पॉइंट टू नॉन मॉनेटरी ग्रांट। 1.1 क्या लिखा था? कैश ग्रांट। अब नॉन मॉनेटरी ग्रांट, इसका मतलब ये है कि कैश ही मिल गया, सॉरी एसेट ही मिल गया। एसेट ही मिल गया गवर्नमेंट से, यानी पहले जो गवर्नमेंट ने पैसे देने थे कि अपने सारे स्टाफ को लैपटॉप्स दें, तो गवर्नमेंट ने ही लैपटॉप्स दे दिए, वो एसेट ही मिल गया। अब जब कैश ही नहीं मिल रहा तो फिर क्या करें? हैं एसेट ही डेबिट करके एसेट ही क्रेडिट कर दें। हाँ जी, ग्रांट इनकम क्रेडिट कर दें। हाँ जी, यानी अगर कंप्यूटर्स ही मिल गए तो कंप्यूटर्स डेबिट, और मैंने कहा कि कंप्यूटर के पैसे देने थे तो वो कैश ग्रांट, गवर्नमेंट ने कंप्यूटर्स ही दे दिए तो कंप्यूटर्स डेबिट हैं। गवर्नमेंट ग्रांट क्रेडिट कितने से? फेयर मार्केट वैल्यू से, क्योंकि पैसे वैसे तो कोई गए नहीं जेब से, ना पैसे जेब में आए ना गए। इसके लिए ना आईएएस ने एक बड़ा थोड़ा अजीब सा ट्रीटमेंट बताया हुआ है। वो ट्रीटमेंट ये है कि एसेट and government grant, both are recognized at कंपनी की मर्जी। बोथ आर रिकग्नाइज यानी कंप्यूटर्स डेबिट और गवर्नमेंट ग्रांट क्रेडिट। कंपनी की मर्जी चाहे तो वो इनको रिकॉर्ड कर ले इनकी फेयर वैल्यू पे, फेयर वैल्यू क्या होती है आपके लेवल पे? मार्केट वैल्यू, यानी उन कंप्यूटर्स की जितनी मार्केट वर्थ है उतने से कंप्यूटर्स डेबिट और गवर्नमेंट ग्रांट क्रेडिट। अच्छा, इसमें मैचिंग कैसे होगी? अब वो कंप्यूटर्स डेप्रिशिएट होते जाएंगे और गवर्नमेंट ग्रांट इनकम बनती जाएगी, सेम अमाउंट होगी। क्यों सेम अमाउंट होगी? क्योंकि हमने एसेट और ग्रांट रिकॉर्ड ही सेम अमाउंट से किया। अगर एसेट उन कंप्यूटर्स की मार्केट वैल्यू 100 मिलियन है तो कंप्यूटर्स डेबिट 100 मिलियन, गवर्नमेंट ग्रांट क्रेडिट 100 मिलियन। अब वो 100 मिलियन एसेट डेप्रिशिएट हो रहा होगा और 100 मिलियन ग्रांट इनकम बनती जा रही होगी। तो कंपनी की मर्जी है, चाहे तो वो फेयर वैल्यू के ऊपर रिकॉर्डिंग कर ले और चाहे तो 10 रुपये पे रिकॉर्डिंग कर ले, 100 रुपये पे कर ले, 1 रुपये पे कर ले, नहीं कॉस्ट नहीं, या तो फेयर वैल्यू पे करे या कोई मामूली सी अमाउंट, नॉमिनल अमाउंट। मकसद है कि बस बुक्स में ले आए इसको। 10 रुपये पे एंट्री कर लें, 100 रुपये पे एंट्री कर लें, हैं वही ना। देखें, कंपनी को कॉस्ट कोई नहीं पड़ी ना, कंपनी को मुफ्त में एसेट मिल गया। अब चाहे वो एसेट डेबिट और गवर्नमेंट ग्रांट क्रेडिट 100 मिलियन पे कर लें या 10 रुपये पे कर लें, मकसद है कि बुक्स में चीज़ आ जाए। तो कंपनी की मर्जी, चाहे वो उन एसेट की फेयर वैल्यू पे रिकॉर्डिंग कर ले और चाहे वो एक मामूली सी अमाउंट के ऊपर रिकॉर्डिंग कर ले। ये 1.2 है। और ग्रांट रिलेटेड टू एसेट बस ख़त्म, और लेक्चर नहीं ख़त्म।
नहीं नहीं लेक्चर नहीं खत्म। क्या जी समझ नहीं आई? ये लिख लिया। इसके बाद अब ऑनवर्ड अगर ये है तो एसेट डेप्रिशिएट होता जाएगा और ग्रांट इनकम इनकम बनती जाएगी। और अगर 10 रुपये में रिकॉर्ड किया हुआ तो उसको क्या डेप्रिशिएट करेंगे? बस वो वैसे ही आते रहेंगे। इसमें मेथड 1 ही नहीं होगा ना, क्योंकि मेथड 1 होगा तो एसेट डेबिट एसेट क्रेडिट, तो इसमें मेथड 1 हो ही नहीं सकेगा। इसलिए मैंने कहा कि एसेट और गवर्नमेंट ग्रांट दोनों, यानी एसेट डेबिट और गवर्नमेंट ग्रांट क्रेडिट। इसी के नीचे एंट्री एसेट डेबिट और गवर्नमेंट ग्रांट क्रेडिट। इसलिए मैंने मेथड 1 मेथड 2 उस पे नहीं लिखा, वो 1.1 में लिखा था। एसेट डेबिट होगा, गवर्नमेंट ग्रांट क्रेडिट होगी। किस अमाउंट से? चाहे फेयर वैल्यू से, चाहे कोई मामूली सी अमाउंट से। अगर फेयर वैल्यू से है तो ये डेप्रिशिएट होता जाएगा, ये इनकम बनती जाएगी। और अगर मामूली सी अमाउंट से है तो उसको कितना को डेप्रिशिएट कर लेंगे, इसलिए ना डेप्रिसिएशन तो ना इनकम। बस एक बार एंट्री रहेगी, ये बैलेंस शीट में दोनों आते रहेंगे। ग्रांट रिलेटेड टू इनकम कर रहे हैं, 5-7 मिनट की बात है। ग्रांट रिलेटेड टू इनकम, हाँ बस ग्रांट रिलेटेड टू एसेट, बस ग्रांट रिलेटेड टू इनकम थोड़ी सी है बस। या तो ग्रांट मिली होगी किसी पुराने जख्म पे मरहम पट्टी लगाने के लिए, अच्छा ग्रांट रिलेटेड टू इनकम क्या होती है? जो ग्रांट रिलेटेड टू एसेट नहीं होती है। लेकिन आपने बताया था कि जो पहले एक्सपेंस में ना हो तो सिर्फ उस तरह से आगे भी ये वो भी इसी की एक मिसाल है, लेकिन ग्रांट रिलेटेड टू इनकम वो होती है जो ग्रांट रिलेटेड टू एसेट नहीं होती। यानी ग्रांट रिलेटेड टू एसेट के अलावा कोई भी मकसद के लिए ग्रांट मिल रही है तो ग्रांट रिलेटेड टू इनकम है। अब या तो वो हो सकता है ग्रांट इज रिसीव्ड फॉर इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट, बस वैसे ही पैसे ले लो, हालात ख़राब हैं ये लो पैसे, इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट, जैसे कोविड का मसला हुआ। या फिर कंपनसेशन अगेंस्ट प्रायर, बल्कि प्रायर होना ज़रूरी नहीं है, अगेंस्ट एन ऑलरेडी इनकर्ड लॉस। या तो गवर्नमेंट से पैसे मिल रहे हैं बस सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए कि ये लें पैसे, आपसे बिजनेस नहीं चल रहा, ये लें पैसे अपने खर्चे पूरे कर लें, बस वैसे ही फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, कोई शर्तें नहीं है, बस हालात ख़राब है कंपनी के, कंपनी बंद हो जाएगी तो वैसे ही फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए पैसे दे दिए। या फिर पिछले साल सैलाब आया था और कंपनी के बहुत सारे नुकसान, स्टोर ख़राब हो गए थे सारे के सारे, प्लांट अफेक्ट हो गए थे, तो उनको वो जो नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा था उसकी तलाफ़ी के लिए, कंपनसेशन के लिए गवर्नमेंट ने कुछ पैसे दे दिए। तो या तो गवर्नमेंट से पैसे मिले हों ऐसे ही बस फाइनेंशियल सपोर्ट, या किसी पास्ट नुकसान को कंपनसेट करने के लिए, तो क्या, या फिर ग्रांट मिली है फॉर एनी
फ्यूचर पर्पस। या तो ग्रांट इसलिए मिली है कि अगले 4 साल अपने वर्कर्स को मेडिकल फैसिलिटीज़ देनी है, तो ये ग्रांट रिलेटेड टू एसेट है? कोई एसेट खरीदने के पैसे मिल रहे हैं? नहीं। अगर इसलिए ग्रांट मिली है कि आपने अगले 5 साल तक वर्कर्स को खाना खुद प्रोवाइड करना है, तो ये ग्रांट रिलेटेड टू एसेट है? नहीं। तो वो ये है कि किसी फ्यूचर के काम के लिए पैसे मिले। अच्छा, अगर वो ग्रांट मिली है किसी एसेट को लेने के लिए, तो वो ये टॉपिक ही नहीं है, वो पहले हो गई बात। ये हो रहा है कि या तो पास्ट की वजह से या बस बगैर किसी वजह के, ये शाख है। और अगर किसी फ्यूचर के मकसद के लिए ग्रांट मिल रही है तो ये शाख है। इस सूरत में क्या होना चाहिए? जो पैसे मिल रहे हैं सारा इनकम बना लें, क्योंकि अब इसको किससे मैच कराना है? फ्यूचर में तो होना ही कुछ नहीं है, तो इसको हम फॉरेन इनकम मान लेंगे, इसको ग्रांट को फॉरेन इनकम मान लेंगे। इमीडिएटली रिकॉग्नाइज्ड एज इनकम, यानी कैश डेबिट और ग्रांट इनकम क्रेडिट। इधर क्या होना चाहिए लॉजिकली? यहां मैचिंग कॉन्सेप्ट लगेगा कि जिस खर्चे के लिए सपोर्ट मिली है, जब जब वो खर्चा एक्सपेंस बनेगा तब तब ग्रांट इनकम बनेगी। यानी अगर वर्कर्स को खाना खिलाने के लिए सपोर्ट मिली है, तो जैसे जैसे खाने का एक्सपेंस बनेगा वैसे वैसे इनकम बनेगी। ग्रांट shall be recognized as deferred income, यानी वही गवर्नमेंट ग्रांट क्रेडिट। It shall be taken to income over the period लिखें, बताता हूँ आगे। अच्छा, इसके नीचे एंट्री भी लिख लेते हैं। वैसे क्या एंट्री लिखें? कैश डेबिट या ग्रांट रिसीवेबल डेबिट और ग्रांट इनकम क्रेडिट। ग्रांट रिसीवेबल भी हो सकती है। कैसे? वो वादा कर गए और यकीन है कि पैसे मिल जाएंगे, अप्रूव हो गई, यकीन है पैसे मिल जाएंगे, तो बस ग्रांट रिसीवेबल डेबिट, यानी कैश डेबिट या ग्रांट रिसीवेबल डेबिट और ग्रांट इनकम क्रेडिट। यहाँ तक लिखा? ओवर द पीरियड टू मैच अगेंस्ट the costs, to match against the costs for which grant was received as a support, for which grant was received as a support, यानी जिन खर्चों की सपोर्ट के लिए ग्रांट मिली थी, तो जब जब वो खर्चे एक्सपेंस बनेंगे तब तब ये ग्रांट इनकम बनेगी। चलें जी, बस अब यहाँ से आगे इंशाल्लाह कल चलते हैं। ठीक, अल्लाह हाफिज़।